नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं क्लास 9th का। जी हाँ, क्लास 9th का चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होंगे। तो चलते हैं आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हमने जो क्लास 9th का चैप्टर 6 में और चैप्टर 7 में जो भी पढ़ा है उन दोनों चैप्टर्स को एक साथ रिकैप करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे नए हो तो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जैसा कि बताया, क्या बताया, यही कि आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ों के बारे में। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ मैं बता ही देता हूँ। क्या जानने वाले हैं तो देख लो, हम जानने क्या वाले हैं। तो हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर चैप्टर क्लास 9th चैप्टर 6 to chapter 5 chapter 7 some important questions ठीक है ना। हम ये सारा कुछ आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार चैप्टर है और बहुत ही आसान भी है। तो क्या आप लोग इस वीडियो के लिए तैयार हैं? क्या आज के इस सेशन को मेरे साथ एंजॉय करने के लिए तैयार हैं? तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि अगर सूरज की तरह चमकना है तो फिर सूरज की तरह आपको तपना भी पड़ेगा। आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, निराशा से तो बेहतर ही होती है। और तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। ना हार होनी चाहिए, ना थकान आनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्मानी चाहिए। और वही बात कि पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना, बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखो। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और मज़ेदार तरीके से करने का अभ्यास करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक चीज़ हम बताना चाहते हैं जो कि ज़रूरी भी है। तो आइए उसको भी हम जान ही लेते हैं, उसके बाद ही हम चलेंगे आपके अगले चीज़ पे। तो देखो, आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या डिस्कशन है, देख लेते हैं क्या डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं आइए देख ही लेते हैं। कई बार आपको बता चुके हैं, लेकिन ये चीज़ आपके भेजे में अभी तक शायद नहीं गई है, तो एक बार फिर से आपके भेजे में भेजने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना। तो आपके सामने देखिए, दो कोर्स हैं क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। क्लास 9th और क्लास 10th के लिए आपके पास दो कोर्स हैं और इन दो कोर्स को जरूरी ही है आपके लिए समझना। ये देखिए, आपके पास ये कोर्स है क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपके लिए बैच का नाम है न्यू, और अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके बैच का नाम है निर्माण। तो ये दो बैच लॉन्च किए गए हैं। अगर आप क्लास 9th में हो तो आप न्यू बैच को परचेज कीजिए, और अगर आप निर्माण बैच को खरीदना है अगर आप क्लास 10th में हो। ठीक है ना। बहुत ही प्यारा, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जैसा कि आपको बता ही चुका हूँ। ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सब्जेक्ट्स सब्सक्रिप्शन जो होगा वो एग्ज़ाम तक का होगा। आपको फ्री नोट्स मिलने वाली हैं और डाउट क्लासेस भी यहाँ पर चलेंगी। और याद रखना कि आपको क्लास 9th के 99 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। कोई ये नहीं कि सिर्फ मैथ ही आपको मिलकर छोड़ दिया जाएगा। और जो आपका क्लास 10th का बैच है निर्माण, वो भी 99 रुपये का ही है। लेकिन यहाँ पर ऑल सब्सक्रिप्शन जो होगा वो कब तक का रहेगा, ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे और इसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन जो होगा इसका टिल एग्ज़ाम तक का होगा। और यहाँ पर भी आपको फ्री नोट्स अवेलेबल करवाई जाएंगी, डाउट्स क्लासेस भी यहाँ पर होंगी। ठीक है ना। तो अगर आप इच्छुक हो
आप अपने एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो तो आपको ये दोनों बैच दोनों बैच क्यों कह रहा हूँ, क्लास 9th में हो तो ये वाला बैच, और अगर क्लास 10th में हो तो निर्माण बैच आप जरूर परचेज करो। ये आपका 99 रुपए कहीं जाने वाला नहीं है, ये 99 रुपए आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो इसको आप देर मत करो, तुरंत परचेज कीजिए। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए इसके बारे में, अगर कुछ भी आपको जानना है, कोई भी डाउट्स है, तो उसके लिए आपके पास नंबर है 9453 9453 9453 37 773 ये नंबर है आपके पास, 9453 या 9453374773, ठीक है ना। तो आप इस नंबर को एकदम दिमाग में बैठा लो और इस पर आप फोन घुमाओ 94 53 37 47 पे, और आपका जो भी डाउट्स होगा वो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप जल्दी से इस कोर्स को परचेज कर लीजिए और अपने एग्जाम को लेकर के एकदम से तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से और इसी वक्त से, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो क्लासेज हैं, ऐप पर आपके टीओसी ऐप पर जो क्लासेज हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है ना। तो आप जल्दी से जाइए, इंस्टॉल कीजिए ऐप, अगर इंस्टॉल नहीं किए हो तो इंस्टॉल कर लिए हो तो कोर्स परचेज करो, नहीं परचेज किए हो तो जाकर परचेज करो और अपनी पढ़ाई पे लग जाओ, क्योंकि यही एक जरिया है। ये कलम से आप न जाने क्या क्या लिख सकते हो, इस कलम की ताकत का अंदाजा शायद आपको अभी नहीं है। अगर ये कलम चढ़ जाए तो इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है, और यही कलम चल जाए तो इंसान को कहां से कहां पर पहुंचा सकती है, ठीक है ना। समझदार हो, समझ गए। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर, मतलब कि इस चीज को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आप समझ गए होंगे, क्लास 9 न्यू बैच 99 रुपए, निर्माण बैच क्लास 10th, ठीक है ना। तो आप जाइए परचेज कीजिए और लग जाइए तैयारी पे, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग अपने चलते हैं क्लास 9th चैप्टर 6 टू चैप्टर 7 सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए और एग्जाम के प्रति गर्दा गर्दा करने के लिए, हैं या नहीं? अगर हैं तो चलिए शुरू कर देते हैं, बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। और आपके सामने पहला क्वेश्चन हम दागने का प्रयास करते हैं। आपके सामने कह रहा है एक आकृति दी गई है, रेखाएं एक्स वाई एक आकृति है। आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक आकृति है और उस आकृति में दिया गया है कि रेखाएं एक्स वाई और एम एन, दो रेखाएं हैं, रेखाएं एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद दिया है यदि एंगल पी ओ वाई, यदि एंगल पी ओ आई बराबर 90 अंश है, बराबर 90 डिग्री, और एंगल और ए रेशियो बी बराबर 2:3, और ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, तो सी ज्ञात कीजिए, तो सी ज्ञात कीजिए। ये आपके पास प्रश्न है। आपके पास दिया है कि एक्स वाई और एम एन दो रेखाएं हैं, ठीक है ना। इसका फिगर भी हमारे पास दिया गया है, तो इस फिगर को भी हम ड्रा ही कर लेते हैं। जो फिगर दिया हुआ है उस फिगर को हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये एक लाइन दिया है ऐसे, और इसके बाद क्या है, एक लाइन ऐसे भी गई है कुछ इस तरह से, और इसके साथ साथ इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे 90 डिग्री है जी, ठीक है। और उसके बाद इन सभी का नाम भी हम लिख देते हैं। ये लाइन आपकी हो गई एक, और एक लाइन ये दिया है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये।
उसके बाद ये वाला आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे बना हुआ है, और ये दिया हुआ है एम एन, ये लाइन का नाम है एम एन, ये लाइन है एम एन, और ये लाइन है आपकी एक्स वाई, ठीक है ना। ये पॉइंट पी ओ, और ये जो है पी है, ये पॉइंट आपका पी है, ठीक है। ये सारा कुछ इस प्रश्न में दिया है। उसके बाद ये ए है, ये बी है, और ये एंगल सी है, यानी ये वाला आपका जो एंगल है वो ए है, ये वाला जो एंगल है वो बी है, और बचा हुआ ये वाला पूरा एंगल सी है, ठीक है। ओके, बस इतना ही चीज दिया हुआ है। अब आपके पास इस प्रश्न को और उस प्रश्न के जो बारे में दिया गया है सारा कुछ फिगर सहित दिया हुआ है। आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और बहुत ही आसान है, बहुत ही स्वाधीनता से प्रश्न को कर सकते हो। कहता है रेखाएं एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई और एम एन, ये एक्स वाई और एम एन दिख रही हैं, दोनों रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो दोनों रेखाएं देखो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, पी ओ वाई मतलब कि ये वाला एंगल आपके पास 90 अंश दिया है, और ए और बी का रेशियो दिया है, एंगल ए और बी इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो कहता है एंगल सी कितना होगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मैं क्या करूं, मुझे एक काम करना है कि अगर मैं सी को निकालना चाहता हूं, सी को, तो आप ध्यान से देखो, बी अगर मुझे पता चल जाएगा तो बी और सी को दोनों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये एम एन एक सीधा रेखा आ जाइए, सीधा रेखा है ना, एम एन एक सीधी रेखा है, और इस सीधा रेखा पर ये एक रैखिक बन रहा है, तो सी और ए को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो है वैल्यू आ जाएगी किसकी, अगर ए की पता हो जाएगी तो मैं 180 से इस बी को घटा दूंगा तो सी आ जाए, क्योंकि एक रैखिक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि मैं 90 और ए को निकाल लूं। अगर मुझे ए का वैल्यू पता चल गया, किसका, ए का वैल्यू अगर मुझे पता चल गया तो मैं ए और 90 दोनों को जोड़ दूंगा, तो आपको ध्यान से देखेगा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन यानी कि एम एन और एक्स वाई दोनों एक दूसरे से कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से 90 और ए दोनों को जोड़ दूंगा, जितना एंगल होगा उतना ही एंगल हमारा ओ मतलब कि सी हो जाएगा। बात समझाई। तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि ए और बी को मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो ए और बी को निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि 90 और ए और बी ये तीनों एक्स वाई रेखा पर बन रहे हैं, मतलब कि रेखीय युग्म का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि हम ए और बी को निकालना पड़ेगा, और ए और बी हमें रेशियो में दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी रेशियो में कोई भी एंगल दिया हो तो उसके साथ क्या सटा दो, एक्स सटा दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, माना यहाँ पर आपका यह हाल शुरू हो रहा है, लिख देना माना एंगल ए, या ए बराबर 2 दिया है ना 2x, और b बराबर क्या हो जाएगा आपका 3x, क्योंकि मैंने बताया ना कि जिस एंगल के साथ रेशियो में दिया होता तो उसके साथ x लगा देते हैं। इसका मतलब इसको 2x और इसको 3x लिख सकते हैं। उसके बाद ध्यान से देखना 90 डिग्री या 90 को छोड़ो, पहले उस एंगल का नाम लिखो पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई प्लस अगला एंगल पी ओ एम प्लस अगला एम ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर लिख देना रैखिक युग्म, और जब ये रैखिक युग्म बनता है तो इसका मतलब ये होता है उन सभी का योग 180 के बराबर होता है। और मैं आपको यहाँ पर दिखा भी चुका हूँ कि ये बी और ये ए और ये 90 डिग्री तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण, रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बने एंगल हैं। जब एक ही रेखा पर एंगल बने होते हैं उन सभी का योग 180 के बराबर होता है। इसलिए 90 और ए बी जो है तीनों का योग कितना हो जाएगा 180। आप रख दो सबका वैल्यू। पी ओ वाई आपके पास देखो 90 दिया है तो हमने 90 अंश रख दिया, और एंगल ये पी ओ एम क्या है, तो पी ओ एम ए है तो मैंने यहाँ पर ए रख दिया, अगला बी है बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो 90 तो एज राइट रख दो, प्लस ए हमारे पास 2x है तो मैंने 2x रख दिया, बी हमारे पास 3x है तो मैंने 3x रख दिया, बराबर आपके पास 180 डिग्री हो गया। तो 3 और 2 आपके पास ये 5x हो जाएगा, और ये 90 को उधर भेजूंगा तो 180 से आपका ये 90 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो जब आप इस 5x से 180 से 90 घटा दोगे तो x जो है मतलब 90 ही बचेगा, तो 5x बराबर आपके पास इतना। तो यहाँ से आप x बराबर निकाल सकते हो। x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 90/5, तो 5 एक कम 5, 18 पंचे 90 मीन्स x बराबर आपके पास 18 आ गया। जैसे ही आपने x का वैल्यू निकाल लिया तो आप a बराबर निकाल सकते हो। तो a बराबर आपके पास 2x था, मतलब कि 2 × x बराबर 18 निकाला,
मतलब 36 डिग्री बन जाएगा। और उसके बाद बी जो होगा वो आपके पास 3x था, मतलब कि 3 इंटू 18 मतलब 18 तरीक का 54 डिग्री बन जाएगा। देख लीजिए, अब आपके पास ए और बी का वैल्यू भी पता हो गया। अब आपको चाहिए किसका वैल्यू, सी का। तो सी का वैल्यू निकालने का मतलब ये हुआ कि बी और सी देखो दोनों जो है आपके एम एन रेखा पर बन रहे हैं। तो आप यहां तक की चीजों को नोट कर लीजिए, यहां तक की चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए। उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। आप यहां तक की चीजों को नोट कर लिए होंगे, आप ध्यान समझना, ध्यान समझना। अब आप ध्यान से देखो, मैं जो बता रहा था आपको कि ये B प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। या आप चाहो तो इस लाइन को लिखने से पहले एंगल का नाम लिख दो, जो है एंगल, एंगल MOX, एंगल MOX प्लस एंगल XON बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये भी आपके रैखिक युग्म ही हैं। बताओ ये रैखिक युग्म नहीं है क्या, ये भी आपके रैखिक युग्म ही हैं, जिसकी वजह से ये दोनों का योग 180 के बराबर होगा। अरे भाई ये वाला MOX मतलब B और XON मतलब C, तो यानी B और C, तो B और C का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। और आपने अभी अभी B को निकाला है कितना, 54 डिग्री, तो हमने यहाँ पर ये 54 रख दिया, प्लस C रख दिया वैसे ही बराबर 180 डिग्री, ठीक ना। तो इसके बाद आप इसके आगे का प्रोसेस यहाँ पे कर देता हूँ। तो C बराबर आप निकालना चाहते हो तो 180 उधर जाएगा और 180 से माइनस हो जाएगा क्या, 54 डिग्री। तो 54 को आपने माइनस कर दिया तो आपके पास C का वैल्यू 10 में से 4 गया 6 आएगा, ये बचा आपका 7 में से 5 गया 2 आएगा, 126 डिग्री। तो ये हो गया आपका C की वैल्यू, ठीक है ना। आपके पास C का मान निकल के आ गया 126 अंश, ठीक है ना। अब एक बात और याद रखना, आप चाहते तो इधर भी निकाल सकते थे कि 90 और a को जोड़ दो तो जो आएगा वो इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों का हानि एक शीर्षाभिमुख कोण होते हैं तो बराबर होंगे होंगे ना। तो इसका मतलब ये 90 है, a आपके पास कितना आया था, a आपके पास आया था 36, तो 90 में आप 36 जोड़ दो, तो ये 90 में अगर 36 को आप जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 और 9 3 12, तो इन दोनों का योग हो गया 126। तो जब 126 होगा तो ये अकेला 126 हो जाएगा, तो आपका वो दूसरा तरीका हो गया। तो वो शीर्षाभिमुख कोण से फिर दोनों बराबर हो जाते। और ये हमने जो किया ये रैखिक युग्म से दिखाया है, तो ये आपको ये मेथड भी सही है, बाकी मैंने जो लगाया है ये भी सही है, तो आप इसी को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको ये प्रश्न आ गया समझ में तो चले आगे, कहीं पर भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें अपनी बातों को जरूर बताइए। और अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलें अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को करने का अभ्यास करते हैं, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पे चलें, ओके। आइए चलते हैं इसका सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, जो भी छुपाया था इस दिल में मैंने तुझको बताया, राज वफा का मैंने भी तुझसे कभी ना छुपाया। इस प्रश्न में आपके पास एक फिगर दिया है कुछ इस तरह से, ये एक फिगर दिया हुआ है और इसके बाद इस तरह से ये है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आगे दिया हुआ है ये P, ये Q, ये R, ये है आपका P, ये है Q, ये है R, ये इसके बाद PQR हो गया। और उसके बाद क्या दिया है, ये S, ये T, ये आपका इस ये पॉइंट बढ़ाया गया तो S है, ये इधर T तक बढ़ा, ये T S T, ठीक है ना, ये हो गया, ओके। इतना चीज आपके पास दिया हुआ है इस प्रश्न में। और इसमें साथ में ये भी दिया हुआ है, ये एक कह रहा है कि PQR ये त्रिभुज है, इस आकृति में जो दिया है मैं उसको डायरेक्ट लिख देता हूं, जो दिया हुआ है मैं यहाँ पर लिखता हूं, दिया है क्या, एंगल PQR, एंगल PQR ये बराबर है आपके एंगल PRQ के, है ना, PRQ के बराबर है। PRQ मतलब कि एंगल PQR PRQ एंगल के बराबर है, ठीक है। उसके बाद कहता है सिद्ध कीजिए, हमें इस प्रश्न में सिद्ध भी करना है, क्या सिद्ध करना है उसको भी लिख देते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देख लेते हैं, एंगल
पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, ये जो एंगल है ये भी बराबर होगा एंगल पी आर टी के ना, पी आर टी के, पी आर टी के। अब आप लोग मुझे बताओ कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें कि हमारा पी क्यू एस जो एंगल है वो पी आर टी एंगल के बराबर आ जाए। बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आप चाहें तो इस प्रश्न को करने का अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न में दिया है कि आपके पास ये पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है, पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर ये वाला एंगल पी आर क्यू मतलब इस एंगल के बराबर है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है पी क्यू एस, यानी ये वाला जो बाहर एंगल बन रहा है, ये वाला, ये बाहर वाला एंगल इधर इस बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। ये चीज आपको इस प्रश्न में प्रूव करना है। तो क्या आपको कुछ समझ में आया इस प्रश्न को कैसे किया जाए? बहुत ही आसान है, आप इस प्रश्न को कर सकते हो। चलिए हम बताते हैं, देखिए ध्यान से, यहां पर इसका सॉल्यूशन शुरू होता है। अब ध्यान से देखना, ये वाले एंगल की मैं बात करता हूं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि रैखिक युग्म है। क्या है? रैखिक युग्म, इस वजह से ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। उसके बाद देखो आगे, उधर वाला एंगल, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों भी आपके रैखिक युग्म ही हैं, और रैखिक युग्म का हमेशा जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी का सम 180 के बराबर होता है। इसका मतलब मैंने ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू कितना दिखा दिया, 180 डिग्री, और इधर भी ये अंदर वाला एंगल प्लस ये बाहर वाला एंगल, दोनों का सब दिखा दिया 180 डिग्री। आपके सामने ये हो गया। उसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि जब ये पक्ष बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब देखो, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर क्यू के जगह पर, इस पी आर क्यू की जगह पर आप ध्यान से देखो, पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है, तो पी आर क्यू के जगह पर मैं क्या पी क्यू आर वापस से नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर पी क्यू आर रख दिया, और प्लस आपके पास आगे पी आर टी दिया हुआ था, ये रख दिया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये पी क्यू आर से हम पी क्यू आर को काट सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा एंगल पी क्यू एस जो कि बराबर हो जाएगा एंगल पी आर टी के। और इस प्रश्न में शायद हमें ध्यान से देखो यही प्रूव करना था, तो इस प्रश्न का आंसर आपके पास आ गया, इति सिद्धम। अब हमें बताइए कि आपको दिक्कत कहां पर हुआ इस प्रश्न में? आपको इस प्रश्न में दिक्कत हुई क्या कहीं पर? क्या आपको इस प्रश्न में कहीं पर दिक्कत हुई क्या? देख लो कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को करने का अभ्यास किया है, ठीक है ना? बहुत ही आसान था। क्वेश्चन में ये दिया था कि पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, हमने दिखा दिया था। फिर सिद्ध क्या करना था, ये बाहर वाला एंगल इस बाहर वाले एंगल के बराबर था। हमने क्या कर दिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 के बराबर कर दिया। उसी तरह से इन दोनों का सम भी 180 बराबर। तो जब 180 बराबर है तो 180 की जगह पर मैंने इस वाले को उठाकर रख दिया, यानी जब ये पक्ष बराबर है तो ये भी पक्ष बराबर होगा तो बराबर कर दिया। फिर ये पी क्यू आर तो इधर है, इधर पी आर क्यू था, तो पी आर क्यू की जगह मैंने पी क्यू आर रख दिया क्योंकि दोनों बराबर थे इस वजह से। और इसके बाद पी क्यू आर से पी क्यू आर कट गया, इधर बचेगा पी क्यू एस और इधर हमारा पी आर टी बचेगा। और यही हमें देखो इस प्रश्न में सिद्ध करना था, जो कि आपका सिद्ध हो चुका है। अब आप मुझे बताओ कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया? आया समझ में? क्या आया समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न करने का अभ्यास करते हैं। जो भी छुपाया था इस दिल में मैंने तुझको बताया, राज वफा का मैंने भी तुझसे कभी ना छुपाया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास आकृति दी गई है किस तरह से, कि इस तरह से दो रेखाएं हैं, इस तरह से दो रेखाएं हैं, एक ये और एक रेखा ये, और इन दोनों रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस तरह से कट कर रही है। कट करने के बाद ये x है और ये y है, इसमें ये एंगल आपका x है, ये एंगल आपका y है। ठीक है, x हो गया और y हो गया। तो हमें कहता है ज्ञात करना है, और इसके बाद ये 50 डिग्री दिया हुआ है और ये 130, ये एंगल आपका 130 दिया हुआ है और ये वाला एंगल आपका 50 दिया हुआ। ठीक है, ओके। अब इसके बाद दिया है और फिर कहता है कि दर्शाइए दर्शाइए ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। हमें ये दर्शाना है कि जो ए बी है इतना दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, उसको मैं लिख देता हूं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ये आपकी ए बी है, ये सी डी है, और इसका भी कुछ नाम दे दो, ई एफ हो गया। यानी आपके पास ए बी दी हुई है एक लाइन और एक सी डी दी हुई है, जिसे कोई एक तिर्यक रेखा कट कर रही है ई एफ। ठीक है ना, उसके बाद इस एंगल ये एक्स है और ये वाई है, दो रेखा मान दिए हैं, और उसके बाद ये 50 डिग्री है, ये 130 डिग्री दिया है। हमें ये प्रूव करके इस प्रश्न में ये दिखा देना है एक्स वाई के मान क्या होंगे, पहली बात तो ये बताओ। फिर ये भी दर्शाना है कि क्या ए बी सी डी के पैरेलल है या फिर नहीं है। पहला प्रश्न ये दिखाना है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। फिर हमें दूसरा ये सिद्ध करना है कि क्या ए बी सी डी के पैरेलल है। तो पहले तो हम निकालेंगे एक्स और वाई का वैल्यू, तो बहुत ही आसान है, ये एक सीधी रेखा है, ये इस पर रैखिक भी बनना है, तो ये 50 है, तो बचा हुआ एंगल एक्स हो जाएगा, मतलब 130 डिग्री। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो आइए इस प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 50 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ई एफ एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, या लिख देना रैखिक युग्म है। तो यहाँ से आपके पास x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री, मतलब x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 130 डिग्री। तो पहला आंसर तो यहाँ से आ गया। फिर उसी तरह से नीचे भी आपको देखना है, एंगल y जो होगा वो 30 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षा और तुम्हें पता होना चाहिए कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो y बराबर 30 हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू भी आपके पास निकल आई, तो x की वैल्यू भी आ गई आपके पास, और यहाँ से आपके पास y की भी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये देखिए आपके पास दो चीजें आपको पता चल गई। अब हमें इस प्रश्न में ये प्रूव करना है कि क्या ए बी सी डी के पैरेलल है। तो आपको पता होना चाहिए एक चीज कि जब भी दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कट करती है, कैसे भी कट करे, तो उसके एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल, एक ही तरफ के अंतः कोण का योग, इन दोनों का योग 180 के बराबर अगर आता है तो वो रेखाएं हमारी पैरेलल होती हैं। या यूं कह लो कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो उसके अगर इंटीरियर अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, या बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं, या फिर उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, या शीर्षाभिमुख कोण से काम नहीं चला जाएगा, या फिर उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो वो हमेशा रेखाएं समांतर होती हैं। तो इनके संगत कोण बराबर दिखा दो, या तो फिर इनके एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का योग 180 दिखा दो, एक ही तरफ के अंतः कोण का योग 180 दिखा दो, तभी वो रेखाएं हमारी समांतर हो जाएंगी। तो यहीं पर हमको यही चीज करना है। तो आइए यहीं पर हम ये चीज दिखाने वाले हैं। अब देखो, आपको ये चीज तो नोट कर लिए, यहाँ तक तो हो गया, एक्स और वाई का वैल्यू आ गया, तो आप इस चीज को नोट कर लो। अब उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस में यहीं पे करने वाला हूँ, वो भी इसको हटा करके। ठीक है ना, अब अगला देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखो, देखो हमने अभी निकाला एंगल एक्स निकाल लिया, एंगल एक्स निकाल लिया, और एंगल वाई भी पता था। एंगल एक्स हमारे पास कितना आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ एंगल एक्स या एक्स बराबर हमने कितना निकाला था, 130 डिग्री, तथा वाई बराबर 130 डिग्री। अतः हम ये कह सकते हैं ना, अतः एक्स बराबर वाई बराबर 130 डिग्री, और साथ में ये दोनों अंतः कोण भी हैं, अंतः एकांतर कोण है।
तो यहाँ पर लिख देना अतः ए बी पैरेलल हो जाएगी सी डी के, और आपको यही प्रूव करना था। कुछ ज्यादा लिखना ही नहीं है भैया, आपको क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसी का सटीक आंसर दो, वही आपका एकदम एग्जैक्ट, वही आपका सही आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो इस प्रश्न में यही पूछा था कि क्या ए बी सी डी के पैरेलल हो सकती है, तो उसकी कंडीशन यही है कि अगर उसके एक ही अंतः कोण बराबर एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम 180 दिखा दो, या फिर उनके एकांतर कोण बराबर दिखा दो, तब भी बराबर होगा। क्योंकि अभी अभी हमने बच्चा निकाला क्या कि ये वाला जो एंगल था आपका ये 130 डिग्री आया था, और साथ में ये वाला भी 130 ही आ गया। तो जब ये दोनों बराबर आ गए 130 डिग्री, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है दोनों एकांतर कोण हुए, क्योंकि किसी भी समांतर रेखाओं में एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर इस प्रश्न में ये कहा गया था कि ये रेखाएं इसके समांतर नहीं है, तो हमने जब इसको दिखा दिया इसके एकांतर कोण बराबर हो गए, तो भाई ये रेखाएं समांतर कैसे नहीं हो सकती, तो यही प्रूव करना था, और हमने इस प्रश्न में वो चीज को दिखा दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं और अगले प्रश्न को करने का अभ्यास करते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए या कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है अगला आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि 3 रेखाएं खींची गई हैं, हालांकि हमने गलत ही मिटाल दिया। 3 रेखाएं हैं, एक रेखा इस तरह से है, ये एक रेखा और भी है, ये उसी के पैरेलल एक तीसरी रेखा भी है ये, और इन तीनों कट करते हुए एक और रेखा है ऐसे। ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। थोड़ा सा तीर बना देते हैं। यहां तक करने के बाद, इतना करने के बाद आपके पास दिया है ये x है, ये y है, यानी ये वाला एंगल आपका x दिया है, ये वाला एंगल आपका y दिया है, और ये वाला शायद z था। ठीक है, ओके। रेखाओं के नाम है, ये ए बी रेखा है, ये सी डी रेखा है, और ये ई एफ रेखा है। ए बी सी डी ई एफ 3 रेखाएं दी गई हैं। अब इसमें हमको ये करना है, और साथ में इसमें दिया है ये चीज, तो हाँ आपके पास जो दिया है मैं उसको लिख देता हूं। यहां पर आपके पास दिया है ए बी वो पैरेलल है सी डी के, तथा आपकी जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के, ये दिया है। ठीक है ना? तथा और भी चीज दिया हुआ है, ये वाई एक्स और वाई या वाई और जेड, वाई और जेड 3:7 के रेशियो में है। वाई और जेड का जो रेशियो है वो 3:7 है। बस इतना ही दिया हो गया। तो हमें चाहिए क्या, इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें x का वैल्यू क्या होगा यही निकालना है। तो चलो इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान है। मैंने आपको कितने बार कहा कि जब भी प्रश्न में आपके पास ये कंडीशन दी होती है, रेशियो में कोई चीज दिया होता है, तो उसको हमेशा लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं x उसके साथ। यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर 3x और z बराबर 7x। कोई दिक्कत? दोनों के साथ x लगा कर अलग अलग दे दिया। अब इस प्रश्न में देखो उसने दिया था कि ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, तो इसका मतलब ये तीनों समांतर हुई, क्योंकि हमें पता है कि जब ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है, अतः आपकी जो ए बी होगी वो समांतर होगी सी डी के, समांतर होगी ई एफ के, मतलब तीनों समांतर हो जाएंगे। ओके, अब हमें 2 चीज में रेशियो दिया है, y और z में। तो y और z में रेशियो अगर दिया है तो दोनों को अब ध्यान से समझना बहुत जरूरी पड़ेगा। y और z का रेशियो दिया है, तो आप ध्यान से देखो, जितना हमारा ये y होगा, जितना ये वाला हमारा y होगा, उतना ही हमारा ये वाला एंगल होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये y है तो ये भी y ही होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अब मुझे बताओ कि जितना एंगल ये वाला होगा y, उतना ही एंगल ये होगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि y और z का सम 180 के बराबर होगा। यहाँ पर लिख देंगे अतः एंगल y
और एंगल जेड बराबर 180 होगा। क्यों? अरे एकदम बहुत है, मार मारेंगे तुमको। ध्यान से देखो, ये y है तो ये भी y होगा, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद y और z का समान, दोनों का यानी योग 180 के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और कभी भी दो रेखाएं समांतर होती है तो उसके एक ही तरफ के अंतः कोण का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब ये और ये दोनों का सम 180 के बराबर होगा। मतलब कि यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि हमारी जो CD है, क्या है? CD वो समांतर है EF के। बस इतना ही लिख दो, बस टीचर अपना दिमाग लगाएगा कि आखिर बच्चे ने यहाँ पे क्या कर दिया। तो y आपके पास पता था 3x, तो हमने ये रख दिया 3x, और ये था 7x बराबर आपके पास हो गया 180 डिग्री। तो 7 3 10x बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो जब डिवाइड में ले आ जाओगे 10 8 80, मतलब कि x का वैल्यू 18 आ जाएगा। 18 ही आएगा ना? ओके, जब x का वैल्यू आ गया तो चाहिए क्या था? देखो इस प्रश्न में एक गलती हम लोग कर दिए। गलती ये कर दिए हैं कि प्रश्न में हमारे पास x दिया हुआ था और हमने x इसके साथ मान लिया है। तो आपको एक काम करना होगा थोड़ा सा, कि यहाँ पर आप इस x को x ना मान करके, इस x को x ना मान करके क्या मान लो? कैपिटल X मान लो। क्या मान लो? कैपिटल X। क्योंकि प्रश्न में हमारे पास ये दिया है ना, तो जो चीज दी होती है हम उसको नहीं मान सकते। इसको कैपिटल X, इसको भी कैपिटल X, तो यहाँ पर भी जो आएगा कैपिटल X ही आएगा। तो यहाँ पर कैपिटल X का वैल्यू आएगा। और साथ में इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी हमने कैपिटल X ही माना है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो 18 आई। तो x की वैल्यू अभी 18 आई है, अभी हमारा स्मॉल x नहीं आई है, कैपिटल X आया। ये वैल्यू नहीं पूछा, हमें तो x निकालना है ना। अब फिर से देखो x और y इन दोनों का सम, फिर से आगे का प्रोसेस यहाँ पे करता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि फिर से x और y का सम 180 के बराबर ही होगा, क्योंकि इस बार फिर से आपकी जो AB है वो पैरेलल CD के दिया हुआ है। तो जब दो रेखाएं पैरेलल होती हैं तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर x आपका कितना हो जाएगा? इस x को तो आपको निकालना है। y का वैल्यू कितना आएगा? तो y का वैल्यू आपका कितना होगा? यहाँ से आप y निकाल लो पहले। तो चलो यहाँ से आप y निकाल लो। तो y बराबर आपके पास कितना होगा? तो y बराबर आपके पास 3x था। क्या था? 3x। तो यहाँ पर देखो 3 इंटू एक्स का वैल्यू आपके पास कितना आया था? 18। 18 रख दिया, 18 3 का 54 होता है। इसका मतलब आपने x y का वैल्यू निकाल लिया, तो यहाँ पे y रख दो 54 डिग्री। तो हमने 54 रखा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 180 माइनस का 54। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6, ये बचा 7, 7 में से 5 गया 2, और ये बचा 1, 126 डिग्री। अब आप मुझे बताओ कि आपको कहाँ पर ये प्रश्न समझ में नहीं आया? जहाँ पर भी नहीं समझ में आया आप मुझे तुरंत बताइए, और अगर समझ में आ गया है तो फिर कोई बात ही नहीं। देख लो ध्यान से, बोलिए कहाँ पर समझ में नहीं आया? तो यहाँ पर जो मैंने कैपिटल X माना इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्मॉल x दिया था। अगर स्मॉल x नहीं दिया होता तो मैं यहाँ पर स्मॉल x ही रहने देता। अब जब क्वेश्चन में स्मॉल x दिया है तो हम क्यों मान ले x? अभी इस तरह में यही पे आंसर हो जाता आपका x बराबर 18, तो गलत हो जाता। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में आपके पास x दिया है स्मॉल में तो आपको कैपिटल में मान सकते हो, कैपिटल में दिया है तो स्मॉल में मान लो, या फिर कुछ और ही मान लो। ठीक है ना? तो ये तुम पर डिपेंड है। बाकी जो चीज प्रश्न में दिया होगा आप उसे दोबारा से नहीं मान सकते हो, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने किसको माना था। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन को करने का अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। होशियार जमाना हसीनों का दीवाना। आपके पास देखो कहता है कि एक दो रेखाएं दी हुई हैं, दो रेखाएं दी हुई हैं कुछ इस तरह से। आपके पास इस प्रश्न में दो रेखाएं दिया है, एक ऐसे और एक रेखा और दिया हुआ है यहां से ऐसे। फिर इसके बाद इसमें एक त्रिभुज बनाया है इस तरह से। ठीक है ना? इतना करने के बाद क्या किया गया है? ये है PQR। ये जो त्रिभुज बना है इसका नाम दिया गया है PQR। ठीक है? ओके। उसके बाद ये आपका 50 है और ये 127 है। ये आपका 50 डिग्री दिया है और ये वाला 127 डिग्री दिया गया है। ठीक है? ओके। उसके बाद ये है y और ये है x। ये है x और ये है y, और ये 27 डिग्री 50 अंश दिया हुआ है।
ठीक है ना। अब इस प्रश्न में और क्या है, ए बी और सी डी, ये जो रेखा है इसका नाम ए बी है और इस रेखा का नाम आपके पास सी डी दिया हुआ है। आपके पास प्रश्न पूरा बनाया तैयार है। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है एक्स और वाई बराबर क्या होगा। प्रश्न दिया है कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। यस, आपके प्रश्न में ये दिया है कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है। तो आपके पास जो दिया है उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ कि ए बी सी डी के समांतर है और बाकी चीजें लिखी है कि ए पी सी ये वाला एंगल 50 डिग्री, पी आर डी ये वाला एंगल 127 डिग्री। तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। बताइए कैसे निकाल सकते हैं इस प्रश्न को, कैसे सॉल्व करें कि हमारा एक्स और वाई का वैल्यू आ जाए। कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप मुझे बताओ, बता सकते हैं आप कैसे निकल सकता है। तो इस प्रश्न को कैसे करें, अगर ये 127 है तो ये जेड बन रहा है क्या, ये जेड बन रहा है ना जेड। अरे भाई जब ये जेड बन रहा है, अब ध्यान से देखो, ये जेड ये क्योंकि इसके पैरेलल है तो ये जेड बन रहा है नहीं, और ये भी जेड ही बन रहा है, ये भी जेड बन रहा है। इसका मतलब मैं पहले इस वाले एंगल को निकाल लेता हूँ। तो ध्यान से देखना एंगल पी आर क्यू और प्लस एंगल उधर वाला पी आर डी, दोनों का सम 180 होगा। मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180। पी आर क्यू आपके पास पता है, पी आर क्यू आपको निकालना है तो पी आर क्यू ही रहने दो, प्लस एंगल पी आर डी आपके पास 127 दिया है, रख दिया बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल पी आर क्यू बराबर निकाल लो तो 180 से आपका ये 127 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो आपके पास एंगल पी आर क्यू जो है वो हो जाएगा 10 में 7 गया 3 और 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0, मतलब कि 53 डिग्री आएगा। राइट, 7 3 10 और 5 2 7 1 8 और 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास हमने वैल्यू निकाल लिया किसकी, पी आर क्यू की। इसके बाद आगे देखो, एंगल जो पी आर क्यू है वो बराबर होगा एंगल बी पी आर के या आर बी पी के। यहाँ पर लिख देना क्योंकि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, तो एकांतर कोण बनेगा। क्या बनेगा, एकांतर कोण। अरे भाई ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो ये वाला जो एंगल बना वो इस एंगल के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये जेड टाइप बन रहा है। ठीक है ना, इसलिए आपके पास जो एंगल आपका कौन सा एंगल, ये एंगल आर बी पी है वो भी आपका 53 डिग्री ही हो जाएगा। आर बी पी, हाँ आर बी पी किस हिसाब से हो गया भाई, आर बी पी नहीं होगा, ये जो होगा आर बी आर पी बी होगा, आर पी बी। तो यहाँ पर भी जो होगा आपका एंगल ये भी आर पी बी होगा, आर पी बी। तो आर पी बी ये वाला एंगल हमने निकाल लिया 53 डिग्री। तो आपके पास जब ये 53 डिग्री आ गया तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ। इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर बने एंगल हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 50 डिग्री प्लस एंगल वाई प्लस 53 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। आपको ये हर बार लिखना पड़ेगा ये सब चीजें, हाँ, रैखिक युग्म। तो यहाँ पर ये दोनों को जोड़ दो, 50 50 100, 100 में 3 103, तो y बराबर हो जाएगा आपके पास 180 माइनस 103। तो y बराबर आपके पास आ जाएगा 10 में से 7 गया 3 गया 7, ये बचा आपका 7, तो 7 से 0 जाएगा तो 7 ही आएगा, 77। यानी कि y के वैल्यू आपके पास 77 आ गया। जब y वैल्यू आपने निकाल लिया तो जैसे ही आपको y पता, x तो बहुत ही आसान था क्योंकि ये जेड टाइप बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। हो गया। तो आपके पास इस आंसर को भी पूछा था और इस आंसर को भी पूछा था, तो x बराबर आपके पास 50 हो गया। और हम इस आंसर की बात करते हैं अगर, तो आपके पास ये जो आंसर आया है
ये कितना हो जाएगा, y बराबर 77 डिग्री। बताइए अब आपको कहाँ पर दिक्कत हुआ, बताइए। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत हुआ हो तो आप मुझे अभी और इसी वक्त बताने का प्रयास करें। बताइए कोई दिक्कत? कहीं पर दिक्कत है आपको इस प्रश्न में? अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का इस प्रश्न में दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। तो हमने तीनों एंगल निकाल लिए, y बराबर आपके पास 77 डिग्री आया और x बराबर आपके पास 50 आया, और ये वाला एंगल कितना निकाले थे, 53 डिग्री। ये 53, अगर सबको ऐड करो 7 3 10 और फिर 7 5 12, 12 5 17, 1 18, देखो 180 डिग्री आ भी रहा है, इसका मतलब हमने आंसर सही निकाला। तो इस प्रश्न को यहीं पर हम फिनिश करते हैं और उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का भी आंसर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आज की वीडियो में आपको मजा आया हो और ये सीरीज अगर आपको चाहते हो कि चलती रहे तो आप मुझे कमेंट करके अपनी बातों को जरूर बताइए। तो बस आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। ये था पार्ट 1, ये क्या था, पार्ट 1 था। पार्ट 2 के साथ हम जल्द ही मिलेंगे आपके साथ, क्या मिलेंगे, इसके पार्ट 2 के साथ आपके जल्द मिलेंगे, ये बहुत जल्द आ रहे हैं इसके साथ, ठीक है ना। ठीक है ना, तो आपका पार्ट 1 है, आप इसको घर पे अच्छे से रिकैप कीजिए। जब इसको बार बार रिकैप करोगे तो चीज़ें आपको आएंगी, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको ज़रूरी है प्रैक्टिस। आप जो मैं पढ़ा देता हूँ उन सभी चैप्टर्स की आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, साथ में आप भी अपने से प्रैक्टिस करो और जो नहीं आता उसको मुझसे यहाँ पे पूछो। तो बस आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ वीडियो जरूर लाइक कर दिया करो।